तो हेलो चैंपियंस, आज तुम लोग अपने नीट एग्जाम के 12 मार्क्स कंफर्म करने वाले हो, वो भी बस 24 मिनट के अंदर। और ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि मैं बहुत शानदार फ्लो चार्ट और डायग्राम की हेल्प से तुम्हें ये सब कुछ समझाने वाला हूँ। और आज का हमारा चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन। और ये 12 मार्क्स में क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि तुम पास्ट ईयर के पेपर के एनालिसिस से देख सकते हो कि इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन, हार्मोन रेगुलेशन एंड एक्सक्रीटरी टाइप्स एंड डिसऑर्डर, और ये सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। और ये अगर तुम्हें इसकी पूरी लिस्ट चाहिए कि चैप्टर वाइज पूरी लिस्ट क्या है, तो तुम उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करते हैं चैप्टर की, तो देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि भैया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर जो तुम्हारा मेनली इंक्लूड्स होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्लूड होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड। ठीक है भैया, अब हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह की चीजें एक्सक्रीट करता है। अगर बात करें जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमोनोटेलिक बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक बोलते हैं। ये समझ गए ना कि जो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा उसको एमिनोटेलिक, जो यूरिया करेगा उसको यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड करेगा उसको यूरिकोटेलिक। ठीक है भैया, बात करते हैं अमोनिया की। तो जो अमोनिया होता है वो मोस्ट टॉक्सिक होता है और रेडली सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, और लेकिन टॉक्सिक बहुत ज्यादा होता है। उसी जगह पर यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है और यूरिया टॉक्सिसिटी में बीच में आता है। ठीक है भैया, और यूरिया कहां मिलता है देखने को? टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म धरती पर है, जैसे ह्यूमंस। ह्यूमंस कहां रहते हैं? धरती पर रहते हैं। तो ह्यूमंस क्या होंगे? यूरियोटेलिक होंगे। जैसे तुम एग्जांपल देख सकते हो, मैमल्स हो गए, बहुत सारे एम्फीबियंस हो गए, या मेरीन फिशेस। मेरीन फिश में भी क्या मिलता है? यूरिया ही देखने मिलता है। बात करते हैं अमोनिया किसमें मिलता है? अमोनिया तुम्हें मिलता है एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट, क्योंकि मैंने बोला ये वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, तो ये तुम्हें एक्वेटिक एनिमल्स में देखने मिलता है। और इसमें होता क्या है? डिफ्यूजन होता है बॉडी सरफेस के थ्रू या फिर गिल सरफेस के थ्रू। ठीक है, और इसमें किडनी का कोई भी रोल नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जा रहा है। लेकिन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में किडनी का रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट बॉडी सरफेस के थ्रू नहीं होता, किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू होता है। जैसे हमारी ह्यूमंस में भी क्या होता है? यूरिन के थ्रू ही होता है। बात करते हैं यूरिकोटेलिक में, तो इसमें किसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है? यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। और ये लिस्ट टॉक्सिक होता है, किसमें देखने मिलता है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, लैंड स्नेल्स में और इंसेक्ट में। ये चीज तुम्हें याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। और किस फॉर्म में होता है? पैलेट या पेस्ट, क्योंकि पेस्ट जो होता है उसमें सबसे कम वाटर होता है, तो ये क्या होता है? फॉर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के लिए होता है। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं ह्यूमन में, मतलब इंसान के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है। तो सबसे पहले एक पेयर ऑफ किडनी होती है। एक पेयर ऑफ किडनी का क्या कहने का मतलब हुआ? हमारे पास 2 किडनी होती है, तुम लोग को पता होगा ना, एक राइट और एक लेफ्ट, 2 किडनी हमारे पास होती है, जैसा तुम यहाँ पर देख भी सकते हो। ओके भैया, अब एनसीईआरटी में किडनी के बारे में कुछ चीजें दी गई है जो तुम्हें याद रहनी चाहिए। किडनी का शेप क्या होता है? बीन शेप होता है, बीन के शेप का होता है। ठीक है, और किडनी का वेट कितना है? 120 टू 170 ग्राम। किडनी की लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस कितनी है? लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ हो गया 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस हो गया 2 से 3 सेंटीमीटर। इसको याद रखना। और किडनी कहाँ सिचुएटेड होता है? किडनी होता है तुम्हारा T12 टू L3 वर्टिब्रा लेवल पर होता है, मतलब लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक होता है। ओके भैया, अब हम बात करते हैं किडनी के पास कितने नेफ्रॉन्स होते हैं। तो हर एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, एनसीईआरटी का डाटा है। और 2 किडनी के पास कितने होंगे? 2 मिलियन नेफ्रॉन होंगे। और नेफ्रॉन की पार्ट्स की हम बात करें तो वो आगे हम डिस्कस करने वाले, लेकिन तुम मेजरली जानो नेफ्रॉन को 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रेनल टिब्यूल। और ग्लोमेरुलस किससे बना होता है? एफरेंट आर्टियोल से बना होता है। एफरेंट आर्टियोल क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, तुम्हें अभी बस ये जान लेना है। और ये किडनी का जो तुम बीच का सेंटर वाला एरिया देख रहे होंगे ना, जहां पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। और हाइलम क्या होता है? हाइलम से सारे स्ट्रक्चर पास करते हैं। चलो दिखाता हूं, ये तुम्हारा किडनी है। ठीक है, किडनी को हमने इनलार्ज कर लिया। अब तुम ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो क्या है? तुम्हारा हाइलम है। तुम्हें दिख रहा है हाइलम? हाइलम के अंदर 4 स्ट्रक्चर पास करते हैं। पहला क्या? आर्टरी, दूसरा वेन, तीसरा यूरेटर, चौथा नर्व्स। ये चारों चीज उसके अंदर होती है, आर्टरी, वेन, नर्व और यूरेटर। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं किडनी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स मतलब क्या? आउटर वाला पार्ट, और मेडुला मतलब क्या? इनर वाला पार्ट। तो कॉर्टेक्स मतलब आउटर और इनर, मेडुला मतलब इनर। ठीक है भैया, तो ये जो तुम्हें आउटर वाला पार्ट इतना दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो इनर वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। और मेडुला के अंदर जो तुम्हें ट्रायंगल जैसा ऐसे दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड मतलब क्या होता है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब हम बात करते हैं ये एरिया को क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है? ऐसा एरिया कि 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो कॉर्टेक्स का एरिया बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है? एक मेडुलरी पिरामिड, ये तुम्हारा क्या है? मेडुलरी पिरामिड। अब दोनों के बीच में जो एरिया तुम्हें दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम ऑफ बर्टिनी। मतलब बिटवीन 2 मेडुलरी पिरामिड जो कॉर्टेक्स हमें दिखता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। ठीक है भैया, और ये तुम्हें दिख रहा होगा इतना बड़ा एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेनल पेल्विस बोलते हैं। यहाँ पर हाईलाइट है ना, रेनल पेल्विस, इसको हम लोग बोलते हैं। और जो प्रोजेक्शन ऑफ रेनल पेल्विस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो तुम्हें याद रहनी चाहिए कि कॉलम ऑफ
पर्टिनी क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, पेल्विस क्या है, हाइलम क्या है, तो ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने जैसा देखा होगा इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पर, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर ध्यान से समझना। पहला मैंने क्या बताया था, इसमें ग्लोमेरुलस होगा, दूसरा क्या होगा, रेनल टिब्यूल होगा। तो ये तुम्हारा हो गया ग्लोमेरुलस। ये किससे बनता है, एफरेंट आर्टरियोल से बनता है, जैसे तुमने बता दिया। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस के बाद क्या होगा, वोमेन्स कैप्सूल होगा। ठीक है भैया, वोमेन्स कैप्सूल हो गया। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, हेनले लूप। हेनले लूप मतलब एक लूप होता है, और वो किस शेप का होता है, हेयर पिन शेप का होता है। तीसरा तुम्हारा क्या होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और चौथा तुम्हारा क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट, जो आगे चल के क्या बनाएगा, रेनल पेल्विस में खुलेगा। ये समझ गए ना, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। पहले तुम समझ रहे हो, पहले क्या था, ग्लोमेरुलस था, उसके बाद क्या उसको सराउंड कर रहा है, वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल से क्या बना, पीसीटी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद पीसीटी से क्या बना तुम्हारा, हेनले लूप। हेनले लूप के बाद क्या बना, डिस्टी, और डिस्टी के बाद क्या बना तुम्हारा, कलेक्टिंग डक्ट बना। ठीक है ना, 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में होता है। और जो तुम्हारा ग्लोमेरुलस है और जो वोमेन्स कैप्सूल है, दोनों को अगर हम मिला दे तो दोनों को हम क्या बोलते हैं, मालफिजियन बॉडी बोलते हैं या रेनल कॉर्पसल बोलते हैं। ये बात याद रखना, ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल को मिलाने के बाद ये चीज बोलते हैं। ठीक है भैया, तो हम बात करते हैं किडनी की, जो हमने बता दिया किडनी के दो पार्ट्स है, पहला कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। कॉर्टेक्स मतलब आउटर वाला, मेडुला मतलब इनर वाला। तो अब देखो, अब तुम ये बताओ कि जो पीसीटी है या हेनले लूप है या डिस्टी है या कलेक्टिंग डक्ट है, ये सब कहाँ लाई करते हैं, कॉर्टेक्स में करते हैं कि मेडुला में करते हैं, तुम खुद सोचो। अब तुम ये देखो, इस यहाँ पे एक मैंने ग्रीन लाइन बनाई होगी, तुम्हें ग्रीन लाइन दिख रहा है, हाँ भैया ग्रीन लाइन दिख रहा है। तो ग्रीन लाइन से अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर की तरफ क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, और नीचे की तरफ बात करें तो क्या होगा, मेडुला होगा। अब तुम बताओ पीसीटी किधर है, भैया पीसीटी तो ऊपर की तरफ है, डिस्टी किधर है, डिस्टी भी ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ हेनले लूप है और कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसका मतलब तुम ये बताओ कि कॉर्टेक्स में क्या आएगा, ऊपर की तरफ क्या आएगा, तुम्हारा पीसीटी आएगा, डिस्टी आएगा, और तुम्हारा मालफिजियन कॉर्पसल भी आएगा, क्योंकि ये भी किधर है, ऊपर की तरफ। ये हाँ भैया, ये ऊपर की तरफ है। लेकिन नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ हेनले लूप है और कलेक्टिंग डक्ट है। मतलब मेडुला में क्या आएगा, हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट आएगा। हेनले लूप को ही मैंने LOH लिखा है, मतलब लूप ऑफ हेनले, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। ठीक है, उसको समझ जाना। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन्स की, तो नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, पहला कॉर्टिकल, दूसरा जक्स्टामेडुलरी। भैया ये क्या है, देखो हमने पढ़ा कि हेनले लूप जो होता है बहुत ही क्या, एक तरह से हेयर पिन लूप है, तुम्हें दिख रहा होगा ना, यू शेप जो होता है वही हेनले लूप होता है, बहुत लंबा होता है और अंदर तक होता है। तो ये कहां तक जाता है, अगर कोई चीज बहुत अंदर तक जा रही है मतलब वो मेडुला तक जा रही होगी, क्योंकि मेडुला ही क्या होता है, इनर पार्ट होता है। तो अगर ऐसे नेफ्रॉन है जिसमें जो लूप ऑफ हेनले है वो तुम्हारा छोटा है, तो अगर लूप ऑफ हेनले छोटा होगा तो क्या वो मेडुला तक जाएगा, नहीं भैया मेडुला तक नहीं जाएगा। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा है और वो मेडुला तक जा रहा है, तो उस नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। और जो तुम्हारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसमें तुम्हारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन की नंबर ज्यादा होते हैं और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की नंबर कम होती है। ठीक है भैया, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि एफरेंट आर्टरियोल बनता कैसे है, ध्यान से समझना, ये जरूरी है। सबसे पहले तुम्हारा क्या आता है, किडनी को सप्लाई करती है रेनल आर्टरी। कोई भी ऑर्गन को क्या सप्लाई करेगी, आर्टरी सप्लाई करेगी। हाँ भैया, तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। रेनल आर्टरी क्या होगा, एफरेंट आर्टरियोल देगा। रेनल आर्टरी ने क्या किया, एफरेंट आर्टरियोल दिया, और एफरेंट आर्टरियोल से क्या निकलता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तुम देखो ये तुम्हारा एफरेंट आर्टरियोल आ रहा है, ये आगे यहां पर आने पे कुछ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दिया ऐसा गुलमिल गुलमिल करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस बनने के बाद वो क्या होता है, फिर बाहर निकलता है। और किस फॉर्म में बाहर निकलता है, एफरेंट आर्टरियोल के फॉर्म में बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद वो क्या करता है, जितनी भी टिब्यूल्स है ना, जैसे पीसीटी भी क्या है, टिब्यूल है, डिस्टी भी क्या है, टिब्यूल है, तो सारे टिब्यूल के अराउंड वो वाइंड करने लग जाता है, घूम जाता है। तुम दिख रहा होगा ना, रेड कलर का जो क्या है वो तुम्हारा आर्टरी है, और जो येलो कलर का है वो क्या है, वो तुम्हारा टिब्यूल्स है। तो आर्टरी जो है वो वाइंड करी हुई है टिब्यूल पर। ठीक है भैया, तो समझ गए ना, पहले एफरेंट बना, एफरेंट के बाद इफरेंट बना। इफरेंट क्या करेगा, कैपिलरी नेटवर्क देगा अराउंड द टिब्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। मतलब जो भी तुम्हें रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो घुमा हुआ है, लपेटा गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नाम दिया जाता है। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की, कि यूरिन बनता कैसे, इसको समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बताया ही था। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर मेनली 3 स्टेप आते हैं, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर है उससे यूरिन फिल्ट्रेट होगा। यूरिन फिल्ट्रेट नहीं होगा, ब्लड फिल्ट्रेट होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि किडनी में क्या आ रहा है, किडनी में ब्लड आ रहा है, तो किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है किडनी को। तो सबसे पहले तुम्हारा कहां आएगा, सबसे पहले तुम्हारा आएगा इस स्ट्रक्चर में जिसका नाम था ग्लोमेरुलस है। ठीक है भैया, तो अब तुम ध्यान से समझना, यहां पर तुम्हारा पहला स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये डायग्राम मैंने तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन के लिए बनाया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, बस तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए बनाया। तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा, तुम्हारा ब्लड प्लाज्मा तुम्हारा फिल्टर होगा। ओके भैया, फिल्टर क्या क्या होता है,
वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया सब कुछ आ जाएगा। लेकिन तुम क्या बताओ, तुम चाहते हो कि ग्लूकोज एक्सक्रीट हो जाए, अमाइनो एसिड एक्सक्रीट हो जाए? तुम चाहते हो ऐसा? नहीं भैया, ग्लूकोज एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ग्लूकोज हमारे बॉडी में काम आता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन मिलता है, मतलब फिल्टर होकर तो ये सब कुछ आ गया, लेकिन हमें इन सबको कुछ एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो मेन न्यूट्रिएंट है वो वेस्ट हो। तुमने खाने में ग्लूकोज खाया, तुमने खाने में अमाइनो एसिड खाया, और वो सब कुछ ही अगर एक्सक्रीट हो गया तो फिर खाने का मतलब क्या रहेगा? तो समझ रहे हो इस बात को? तो हम चाहते हैं इसको एब्जॉर्ब करना, तो इसलिए दूसरा प्रोसेस क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। और वो कहां होता है? वो मेनली पीएचटी में होता है, और कभी कभार डीएसटी में भी होता है, और लुपोफिलिन में होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीएचटी में होता है। कितना परसेंट होता है, क्या होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखो, रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें चीजों को रीअब्जॉर्ब करना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, इन सारी चीजों को रीअब्जॉर्ब करना है। ठीक है भैया, और याद रखना कि फिल्ट्रेट में क्या क्या नहीं होता है। कोई भी प्रोटीन नहीं होता और कोई भी ब्लड सेल्स नहीं होता। अगर तुम्हें फिल्ट्रेट के अंदर प्रोटीन या ब्लड सेल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कोई पैथोलॉजी है, मतलब कोई डिजीज हो चुका है। नॉर्मल इंसान में तुम्हें कभी भी प्रोटीन या ब्लड सेल देखने नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस फिल्ट्रेशन रेट की, तो होता है 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट, और इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1/5 ऑफ कार्डिक आउटपुट, क्योंकि तुम्हारे कार्डिक आउटपुट की वैल्यू क्या होती है? 5 लीटर होती है। ठीक है भैया, तो हमने फिल्ट्रेशन समझ लिया और हमने रीअब्जॉर्प्शन समझ लिया। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीएचटी में होता है, लुपोफिलिन में होता है और डीएसटी में होता है, लेकिन मेनली कहाँ होता है? पीएचटी में होता है। ठीक है भैया, इसमें क्या होते हैं? यूजफुल सब्सटेंस क्या होते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम क्लोराइड, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं। अब क्या करना होगा? अब हमें कुछ सब्सटेंस को सीक्रेट भी करना होगा। हमने यूजफुल को तो रीअब्जॉर्ब कर लिया, रीअब्जॉर्ब कहाँ किया? ब्लड में किया। मतलब तुम समझ रहे हो कैसे हो रहा है चीजें? देखो, ट्यूब्यूल में सारी ब्लड आ गई, अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, लेकिन हमें पता है ग्लूकोज अमाइनो एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? ये ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? हमारे पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी, जो लपेटा गया था ना, तो लपेटा इसीलिए गया था। तुम सोच रहे हो ना भैया, ट्यूब्यूल के अराउंड ये ब्लड वेसल क्यों लपेटा जा रहा है? वो इसीलिए लपेटा गया था ताकि जो भी ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ सके। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब एक्सक्रीशन में क्या होगा या सिक्रीशन में क्या होगा? नॉट एक्सक्रीशन, सिक्रीशन में क्या होगा? तो सिक्रीशन के अंदर जो भी ब्लड के और हार्मफुल कंटेंट है उसको तुम बाहर कर दोगे, और कहां बाहर कर दोगे? उसको तुम नेफ्रॉन में भेज दोगे। मतलब कोई भी अगर ड्रग है या टॉक्सिन है, H+, K+, उसको तुम सिक्रीट करके डायरेक्ट फिर से नेफ्रॉन में भेज दोगे, जो चीज फिल्टर नहीं हो पाई थी। तो ये 3 प्रोसेस होता है। पहले फिल्टर होता है, उसके बाद यूजफुल चीज को रीअब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड में, और जो वेस्ट चीज है उसको सेक्रेट किया जाता है नेफ्रॉन में। ठीक है, हाँ भैया, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब हम बात करते हैं वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे डिवाइड होता है और फिल्ट्रेशन होता कैसे है। तो ध्यान से समझना, ये तुम्हारा क्या है? ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल है, क्योंकि ग्लोमेरुलर क्या है? एक तरह का ब्लड वेसल। ये तो है, बताया ना कि जो एफरेंट आर्टरियल होती है वो आती है और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ब्लड वेसल का लेयर क्या होता है? इंडोथीलियम होता है। तुम्हें पता होगा ब्लड वेसल में इंडोथीलियम लेयर होती है। तो ये तुम्हारा हो गया इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। ठीक है भैया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा इपीथीलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है भैया, और बीच में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। अगर तुम्हें इस डायग्राम में दिक्कत आ रही है तो तुम इसको समझो। यहां भी वही दिया हुआ ना कि नीचे क्या है? वोमेन्स कैप्सूल है, ऊपर क्या है? ग्लोमेरुलस है, और बीच में क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। हाँ भैया, समझ गए। तो ये स्ट्रक्चर अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अब तुम समझो क्या होता है। जो एपिथेलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोडोसाइट नाम देते हैं। पोडोसाइट क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इसके पास कुछ माइन्यूट स्पोर्स होता है, स्पेस होता है, जहां से चीजें एक्सक्रीट आउट होती है। तुम यही सोच रहे हो ना, ब्लड से सारी चीजें आ कैसे रही है? क्योंकि पोडोसाइट के पास कुछ स्पेस होता है जिससे चीजें आती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है भैया, तो जो भी फिल्ट्रेट किडनी के द्वारा फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और इसका रेट क्या होता है? 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। GFR की वैल्यू याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आते भी रहता है। और ये फिल्ट्रेट हो किस रहा है? पोडोसाइट की हेल्प से हो रहा है। पोडोसाइट होता क्या है? ये एपिथेलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल होता है। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेट और यूरिन। देखो, फिल्टर कितना हो रहा है डेली? हमारे बॉडी में डेली कितना ml ब्लड फिल्टर हो रहा है? 180 लीटर फिल्टर हो रहा है। सोचो कितना ज्यादा है। लेकिन तुम यूरिन कितना एक्सक्रीट करते हो? भैया, यूरिन तो हम 1 से 1.5 लीटर ही एक्सक्रीट करते हैं। तो तुम सोचो, ब्लड फिल्टर बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन यूरिन तो बहुत कम आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैक्सिमम चीज क्या हो रही है? रीअब्सॉर्ब हो जा रही है। समझ में आ रहा है कि रीअब्सॉर्प्शन का मेन फंक्शन क्या है? कि फिल्टर बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर बाद में रीअब्सॉर्ब इतना कर लेते हैं कि वो लास्ट में यूरिन बस 1.5 लीटर के अप्रॉक्सी बचता है। तो मतलब क्या हुआ? 99% फिल्टर क्या होता है? वो एब्सॉर्ब हो जाता है। किससे एब्सॉर्ब होता है? रेनल ट्यूब्यूल से एब्सॉर्ब होता है। और कहां एब्सॉर्ब होता है? एब्सॉर्ब होकर वो ब्लड आ जाता है वापस से। ठीक है, और जो रीअब्सॉर्ब होता है उसको ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है या पैसिव? तुम्हें पता होगा ना, एक्टिव में क्या होता है? एनर्जी यूज होता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज नहीं होता। तो कौन कौन से सब्सटेंस है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं, और कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं? तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट या वाटर इन द इनिशियल सेगमेंट, जो वाटर है वो किससे आता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट से आता है। ठीक है भैया,
अब तुम ध्यान से समझना कि किस सेगमेंट से कौन सा चीज एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन सी चीज सेक्रेट हो रही है। ये काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और तुम लोग कंफ्यूज करते हो, पर इस बार समझ लोगे तो कंफ्यूज नहीं करोगे। बात करते हैं हम सबसे पहले पीएचडी की, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है तुम्हारा पीएचडी आता है, बाद में तुम्हारा क्या आता है ये लूप ऑफ हेल आता है, और उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा डिस्टी आएगा, और उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट आएगा। हाँ भैया हम समझ गए, तो ये तुम्हारा पीएचडी हो गया। तो पीएचडी में सबसे पहले कौन सा टाइप ऑफ एपिथेलियम होता है, तो होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, जिसका काम क्या होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना उसका काम होता है। और इसमें कितने परसेंट सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब होते हैं, इसमें 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है भैया समझ गए। अब तुम देखना चाहो तो जो एरो तुम्हारा ऐसे बना हुआ है ना, तुम्हें दिख रहा होगा ना बाहर की तरफ एरो बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब होकर जा रहा है। और जो एरो उसकी अंदर की तरफ बना हुआ है, समझ रहे हो ना, ये अंदर की तरफ एरो है, इसका मतलब क्या हुआ वो चीज सिक्रीट हो रही है। इसलिए मैंने लिखा है इस तरफ क्या है सेक्रेशन और इस तरफ क्या है तुम्हारा रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है भैया, मतलब तुम देख कर बताओ इस डायग्राम को कि इस पार्ट में क्या क्या चीज रीअब्सॉर्ब हो रही है। बाइकार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो रहा है, NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहा है, K+ एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है। सिक्रीट क्या हो रही है, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये दोनों चीज क्या हो रही है तुम्हारी सिक्रीट हो रही है। हाँ भैया समझ गए। तो हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। तो लूप ऑफ हेनले की बात याद रखना, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना इसका काम होता है। कहाँ का, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये तुम्हारा हो गया कॉर्टेक्स, तो नीचे वाला क्या हो गया तुम्हारा मेडुला, ये मैंने तुम्हें बताया था। तो जो मेडुला में जो लास्ट का जो पोर्शन होता है, नीचे की तरफ तुम जितना होगे उतना क्या होता है तुम्हारा ऑस्मोलरिटी बढ़ती है। हम आगे पढ़ेंगे काउंटर करंट में कि ऑस्मोलरिटी क्या होती है, लेकिन यहां पर याद रखना कि मेडुला के जितने तुम नीचे आओगे उतनी ज्यादा ऑस्मोलरिटी बढ़ती है। तो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कौन करता है, वो तुम्हारा करता है लूप ऑफ हेनले करता है, याद रखना इस चीज को। और लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिंब में रीअब्जॉर्प्शन सबसे मिनिमम होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, तुम्हें याद रखना है। अब हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले का दो लिंब है, एक तुम्हारा डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जो जा रहा है, और एक तुम्हारा असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है। डिसेंडिंग लूप की बात करें तो इससे एक ही सब्सटेंस बाहर निकलता है, वो क्या होता है पानी बाहर निकलता है, याद रखना सोडियम नहीं निकलता है, बस पानी निकलता है। और एसिडिंग की बात करें तो क्या निकलता है, सोडियम क्लोराइड निकलता है। बस जो चीज दी गई है वही है, यहां से पानी निकलता है, सोडियम क्लोराइड नहीं निकलता, और यहां से सोडियम क्लोराइड निकलता है और पानी नहीं निकलता। ये चीज याद रहेगी ना, हाँ भैया याद रहेगी। अब हम बात करते हैं तीसरा, वो है तुम्हारा डिस्टी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखो वाटर मेनली कहां से अब्जॉर्ब होगा, तुम्हारा पीएचडी से होगा या तो लूप ऑफ हेनले से हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो हमारे शरीर में वाटर की बहुत ज्यादा कमी है, अगर तुम पानी कम पी रहे हो या तुम फास्टिंग कर गए, तो उस केस में क्या होता है डीएसटी से और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होने लगता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, ये कंडीशनल होता है, मतलब जब बॉडी को ज्यादा जरूरत पड़ेगी तभी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो ये डीएसटी का काम है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो रहा है, और सेक्रेट दो चीज होती है बस, पोटासियम और H+ यहाँ से होती है। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर एब्जॉर्ब होता है अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसको समझना चाहते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं और काफी लोग कंफ्यूज करते हैं। देखो तुम्हें इसको डीपली समझना नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से इस लेक्चर को देखकर। देखो जो हमने बताया था दो पार्ट था, एक कॉर्टेक्स था एक मेडुला था। कॉर्टेक्स क्या है आउटर वाला पार्ट, मेडुला क्या है इनर वाला पार्ट। जो आउटर वाला पार्ट है ऊपर वाला पार्ट है, उसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो क्या होती है कम होती है, और नीचे वाली की ऑस्मोलरिटी क्या होती है ज्यादा होती है। सबसे पहले तो याद रखना है, तो ऊपर वाली की ऑस्मोलरिटी कितनी है 300 है, और नीचे वाली की कितनी है 1200 है। तो इसका मतलब क्या हुआ 300 से बढ़ेगा 300 400 500 600 700 800 इस तरह से 1200 तक जाएगा। हाँ भैया, तो ये जो ग्रेडियंट बना है ना 300 से 1200 का, ये क्यों बन पाया, तो दो चीज के कारण बना है, पहला NaCl और दूसरा यूरिया। क्योंकि ऑस्मोलरिटी किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोलरिटी डिपेंड करता है किसी सॉल्यूट पर, और सॉल्यूट क्या हो गया लाइक NaCl या यूरिया, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का पार्ट है। ये ऑस्मोल किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोल या ऑस्मोलरिटी तुम्हारा सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। हाँ भैया, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जो NaCl होता है वो कहां से रीअब्सॉर्ब होता है, वो तुम्हारा असेंडिंग लिम्ब से मतलब वो होता है रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है ना, तो वही चीज लिखी गई है कि NaCl रीअब्सॉर्ब हो रहा है कहां से, फ्रॉम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले टू डिसेंडिंग वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा क्या है भैया, देखो बताता हूं, ये तुम्हारा क्या है नेफ्रॉन है, ये समझ में आ रहा है ना, ये पीएचडी हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और ये तुम्हारा डिस्टी हो गया, और ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। हाँ भैया ये समझ में आ रहा है। इसके पैरेलल जो ये चीज बनी हुई है ये तुम्हारा क्या है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है, ये कुछ नहीं यार, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की हमने बात करी थी ना, कि हर ट्यूब्यूल के अराउंड कुछ ब्लड वेसल को लपेटा जाता है, तो इसके अराउंड जो ब्लड वेसल लपेटी जाती है ना उसको नाम वासा रेक्टा दिया जाता है। मतलब ये एक तरह का क्या है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा इज द ब्लड वेसल अराउंड लूप ऑफ हेनले, मतलब लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो भी ब्लड वेसल को लपेटा जाएगा उसको ही वासा रेक्टा कहते हैं। असल में तो ऐसे लपेटा होना चाहिए, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको अलग करके दिखाया गया है। समझ गए भैया, अब वही लिखा गया कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकलकर वो कहां जाएगा, वो जाएगा डिसेंडिंग वासा रेक्टा। डिसेंडिंग वासा रेक्टा क्यों नाम दिया गया, क्योंकि वासा रेक्टा में उल्टी ब्लड सप्लाई ऐसे चलती है, वासा रेक्टा का सप्लाई ऐसे है और मतलब इसका फ्लो ऐसे है, समझ रहे हो।
समझ में आ रहा है ना, नेफ्रॉन में कैसे फ्लो होता है, ऐसे ही फ्लो होता है ना, यहां से आएगा ऐसे जाएगा, लेकिन वासा रेक्टा में कैसे फ्लो करता है, उल्टा फ्लो करता है, इसलिए असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है भैया, और यूरिया का क्या रोल होता है, यूरिया इंटर करता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेलने, और कहां से इंटर करता है, ये तुम्हारा इंटर करता है कलेक्टिंग डक्ट से। जैसा तुम यहां पे देख सकते होगे, यहां भी कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकल के कहां जा रहा है, तुम्हारा लूप ऑफ हेलने के अंदर जा रहा है। तो इस चीज को याद रखना, यूरिया कहां से कहां जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से जाता है नेफ्रॉन के अंदर, ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, और इसी कारण से ऑस्मोलिटी बदलती है। तो ये तुम्हारा हो गया प्रॉपर काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है ये समझ लो, कि पहले तुम्हारा क्या होगा, लूप ऑफ हेलने होगा, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया, और एक वासा रेक्टा होगा, ये भी होगा तुम्हारा डिसेंडिंग और ये हो जाएगा असेंडिंग, समझ रहे हो ना, और इसका दोनों की तरफ अपोजिट जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो वही काउंटर करंट मैकेनिज्म तुम देख सकते हो, इसमें क्या, इसका काम क्या होता है, मेनली मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम कोई बहुत टफ वर्ड नहीं है यार, ये बस मेडुला समझ लो, कि मेडुला के अंदर तुमको ऑस्मोलिटी बढ़ानी है, यही काम होता है इसका। और कितनी करनी है, 1200 करनी है। और इससे होता क्या है, इससे वाटर बहुत ज्यादा एक्सक्रीट हो सकता है, मतलब हम लोग रीअब्जॉर्ब बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ये इसका मेन फंक्शन होता है, जिससे इजी पासेज ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन का क्या मतलब है, कि पानी उसके अंदर बहुत कम हो। तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, पानी जब बहुत ज्यादा कम होती है। और बात करते हैं, एक स्टेटमेंट दे रखी है एनसीईआरटी में, कि ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। ये तुम्हें वैल्यू याद रखनी है। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं रेगुलेशन की, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। देखो, रेगुलेशन किसके बेसिस पर होता है, ऑस्मो रिसेप्टर के बेसिस पर होता है। ऑस्मो रिसेप्टर क्या है, कुछ ऐसे रिसेप्टर कि अगर कभी भी हमारे ब्लड वॉल्यूम में चेंज होता है या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज होता है, तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। नॉर्मली हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है कितना होता है, 5 लीटर होता है, तुम्हें पता है, लेकिन मान के चलो कभी 4 लीटर हो गया, 4.5 लीटर हो गया, और वो कैसे हो सकता है, मान के चलो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई पानी कम पीने लग गया, तब हो सकता है। तो अगर ब्लड वॉल्यूम में चेंज होता है तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है भैया, और जब भी तुम्हारा ये लिखा गया कि जब भी तुम्हें लॉस ऑफ फ्लूइड हो, मतलब तुम पानी कम पी रहे हो या तुम ज्यादा फ्लूइड एक्सक्रीट कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। और वो किसको एक्टिवेट करेगा, फर्दर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा। और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, एडीएच रिलीज करेगा। एडीएच का क्या नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और डायूरेसिस का क्या मतलब होता है, यूरिन को ज्यादा एक्सक्रीट करना, ये समझो। डायूरेसिस वर्ड का क्या मतलब होता है, डायूरेसिस का मतलब है यूरिन को ज्यादा एक्सक्रीट करना। और हार्मोन का नाम अगर एंटी डायूरेटिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यूरिन को रोकेगा या यूरिन को बहुत कम एक्सक्रीट करने देगा। ये समझ में आ रहा है ना, हाँ भैया आ रहा है। तो वही लिखा, एडीएच कैसे काम करता है, सबसे पहला ये करता है, वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, मतलब तुम जितनी वाटर को खींचोगे उसका मतलब क्या होगा, उतना ही यूरिन कम निकलेगा। और हमें यही तो चाहिए कि मान के चलो बॉडी में पहले से ही कम पानी है, और तुम क्या चाहोगे, तब तुम यही चाहोगे ना कि हाँ जितना पानी है उसको एब्जॉर्ब किया जाए। तो वो क्या बढ़ाएगा, वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा डीएसटी और कलेक्टिंग डक्ट से। तुम्हें बताया था ना, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है यहाँ पर, हाँ भैया आपने बताया था। और दूसरा वो काम क्या करता है, वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे बीपी बढ़ेगा और जीएफआर बढ़ेगा। ये दूसरा काम करता है। इन दोनों काम से क्या होता है, डायूरेसिस प्रिवेंट होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है जो पहले कम हो चुका है। ओके भैया, अब हम बात करते हैं दूसरे मैकेनिज्म की, जो होता है जेजीए अपरेटस का। जेजीए पहले होता क्या है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, अब ये बनता कैसे, ये तुम्हारा हो गया डीएसटी और ये हो गया तुम्हारा एफरेंट आर्टरियोल। तो ये दोनों के बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिसको मॉडिफाई कर जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीजीए बोलते हैं, जस्टाग्लोमेरुलर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी तुम्हारा बीपी कम हो रहा है या ब्लड फ्लो कम हो रहा है या ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है या जीएफआर कम हो रहा है, अगर कोई भी चीज अगर इन सब में से कम हो रही है ना, तो जीजी सेल एक्टिवेट होती है। और जीजी सेल क्या रिलीज करती है, रेनिन रिलीज करती है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर वो फर्दर 82 में कन्वर्ट होता है, मतलब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। और एंजियोटेंसिन 2 का 2 फंक्शन है मेनली, ये पावरफुल वासो कंस्ट्रक्टर है, बहुत पावरफुल वासो कंस्ट्रक्टर है। और इसकी क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जीएफआर भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करता है, ये तुम्हारा एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को निकालता है, जो क्या करेगा, फर्दर वाटर और सोडियम को खींचेगा। वाटर सोडियम खींचेगा तो क्या होगा, पानी ज्यादा आएगा, पानी ज्यादा आएगा क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हाँ भैया समझ गए। और इस पूरे सिस्टम का नाम क्या होता है, रास होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, और दूसरे हम कंडीशन की बात करते हैं, अगर मान के चलो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाए, अभी हमने क्या बात किया था, अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए या बीपी कम हो जाए, इन सब केस में क्या होता है, रेनिन और जीजी सेल एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाए तब उस केस में क्या होगा, उस केस में तुम्हारा हार्ट जो है वो रिलीज करता है एएनएफ। हार्ट, दिल हमारा क्या रिलीज करता है, एएनएफ रिलीज करता है। और वो क्या करता है, वासोडाइलेशन करेगा। वासोडाइलेशन करने पे क्या होगा, बीपी तुम्हारा अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें इससे एक चीज समझ में आई होगी कि जो एएनएफ है वो रास के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। अगर रास तुम्हारा क्या कर रहा है, बीपी को बढ़ा रहा है, लेकिन एएनएफ क्या कर रहा है, बीपी को कम कर रहा है। तो दोनों आपस में एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, तुम्हें याद रखना। अब हम बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर की। तो देखो, सबसे पहला डिसऑर्डर तुम्हारा वही है जिसमें हम लोग हीमोडायलिसिस करते हैं। तुमने सुना भी होगा कि किसी पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है, तो डायलिसिस हम लोग तब करते हैं जब किडनी पूरी तरह से काम करनी बंद कर देती है। मतलब अगर किडनी फेल हो चुका है तो उस केस में क्या होता है, यूरिया एक्युमुलेट होने लगेगा, क्योंकि किडनी का मेन काम क्या है,
जो भी बेकार चीजें है उसको बाहर निकालना, मतलब यूरिया को बाहर निकालना। तो अगर किडनी काम नहीं कर रहा है तो ब्लड में यूरिया बढ़ने लगेगा, और ब्लड में अगर यूरिया बढ़ने लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं, और वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो हमें यूरिया को तो शरीर से बाहर निकालना ही है। तो वो तुम कैसे निकालोगे, वो तुम निकालोगे हीमोडायलिसिस की हेल्प से। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, ये डायग्राम मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए बताया है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टरी से ब्लड लेंगे, ठीक है भैया, आर्टरी से ब्लड ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर हेपरिन मिक्स करेंगे, ठीक है भैया, हेपरिन मिक्स कर दिया क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। हेपरिन के बाद क्या करेंगे, उसको एक डायलेजर से डालेंगे, ठीक है। डायलेजर के अंदर क्या होता है, डायलेजर के अंदर दो चीज होता है, पहला होता है डायलिजिंग फ्लूइड, दूसरा होता है सेलोफेन ट्यूब, ठीक है। डायलिजिंग फ्लूइड का जो कंपोजिशन होता है वो प्लाज्मा के एग्जैक्ट सेम होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि मान के चलो जो डायलिजिंग फ्लूइड है उससे ही क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, समझ रहे हो ना बात को। तो इसकी कंपोजिशन प्लाज्मा से बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब सारा जो वेस्ट है वो ब्लड से निकलकर कहां चला जाएगा, डायलिजिंग फ्लूइड में चलाएगा। और जब इससे बाहर ब्लड निकलेगा तो क्या होगा, वो फिल्टर्ड ब्लड होगा, मतलब उस ब्लड के अंदर कोई भी वेस्ट नहीं होगा। और हमें यही तो चाहिए कि ब्लड के अंदर वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने जो पेशेंट के ब्लड से निकाला था उसके अंदर वेस्ट था, लेकिन डायलिजर के जाने के बाद क्या हो गया, वो वेस्ट हट गया, और जो वेस्ट हट गया उसमें फिर से हम लोग एंटी हेपरिन ऐड करते हैं और बाद में वेन के थ्रू इस पेशेंट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये डायलिसिस का प्रोसेस है। और किडनी फेलियर के केस में तुम्हें किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ जाता है, और ये किससे करते हैं, क्लोज रिलेटिव से करते हैं। बात करते हैं एक और डिजीज की, वो है रेनल कैल्कुलाई, जो स्टोन्स बनता है, किडनी स्टोन तुमने नाम सुना होगा। कि स्टोन किसका होता है, ऑक्सलेट का बनता है और क्रिस्टलाइज्ड साल्ट होता है। और एक और डिसऑर्डर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी का। तो यही थी वीडियो, अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और अच्छी लगी हो यार तो लाइक कमेंट कर देना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, लव यू ऑल, बाय बाय।